हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे आज मैनेजमेंट पढ़ेंगे और ये हमारा 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखें कि मैनेजमेंट लिखा है हमने। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? हाउ टू मैनेज द थिंग्स, कि चीजों को कैसे हम व्यवस्थित बनाएं। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि हम लोग अपने घर में हैं, तो फ्रिज किचन के पास रखा हुआ है, अलमीरा अलग रूम में रखी हुई है, वॉशिंग मशीन है। तो हमने क्या उसका मैनेजमेंट किया है कि हमको अलग अलग चीजों को अलग अलग जगह पे रखना है। तो वैसे मैनेजमेंट ने बोला है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, कि मैनेजमेंट एक वो कला है कि जिसमें हम दूसरों के थ्रू अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, अब मैनेजमेंट को हमने 3 तरीके से डिवाइड किया। मैनेजमेंट ऑफ थिंग्स, कि राइट थिंग शुड बी एट राइट प्लेस। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, कि जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमारे पास होते हैं उन सारे एम्प्लॉइज को हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भेजना है, लाइक प्रोडक्शन, लाइक सेल्स, लाइक मार्केटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन मैनेजमेंट ऑफ वर्क, अब उन्हीं एम्प्लॉइज को उन वर्क्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप आगे प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे, प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, कि वर्क इज डिवाइडेड अमंग द वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन। ठीक है, अब फिर से एक बात और सामने आती है कि मैनेजमेंट को हमने 2 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया है। फर्स्ट थिंग इज इफेक्टिवनेस, सेकंड थिंग इज एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस, टाइम मैनर, कि जो भी आपको टास्क दिया जाएगा उसको आपने विद इन द टाइम कंप्लीट करना है। जैसे स्टूडेंट्स, आपको बोला गया है कि आपको 12th पास करनी है, तो आपको 12th पास करने के लिए कितना समय लगाना चाहिए? 1 साल। अब अगर उससे कोई 2 साल लगाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो बंदा इफेक्टिव नहीं है, वो स्टूडेंट इफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट मैनर, यानी कि जो आपको बजट बोला गया है, सपोज कि 50 रुपीज में प्रोडक्ट को तैयार करना है और आप उसको 52 में तैयार कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप एफिशिएंट नहीं है, आप एफिशिएंट नहीं है। वही जैसे इफेक्टिवनेस की बात बोली हमने कि अगर जो हमको टाइम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना है, उतने ही टाइम पीरियड के अंदर वर्क कंप्लीट करना है, तो वो हो जाएगा इफेक्टिव पर्सन। और जो अकॉर्डिंग टू बजट अपनी यूनिट्स को प्रोड्यूस करेगा या अपनी गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, तो वो हो जाएगा एफिशिएंट। ओके, देन यहां पे आते हैं हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया POSDC, यानी कि P फॉर प्लानिंग, प्लानिंग थिंकिंग बिफोर हैंड, यानी कि अगर हम जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो भी हमारा टारगेट है, जो भी हमारा गोल है, उसको अगर हमें अचीव करना है तो उससे पहले हमें उसके बारे में प्लान प्रिपेयर करना पड़ेगा। देन ऑर्गेनाइजिंग, अब जो भी हमने प्लान प्रिपेयर किया, सपोज तुम लोग का टारगेट है कि हमें 12 पास होनी है, तो उसके लिए तुम रिसोर्सेज इकट्ठा करोगे, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग, कि तुम्हें बुक्स चाहिए, तुम्हें नोट्स बनाने हैं, तुम्हें रेगुलर स्टडी करनी है, तो उसके हिसाब से तुम रिसोर्सेज को अरेंज करोगे, तो वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। कंपनी में इसको थोड़ा सा और तरीके से करते हैं, इंटरनल रिसोर्सेज, एक्सटर्नल रिसोर्सेज, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है कि जो भी अब नई ऑर्गेनाइजेशन है या पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्या चाहिए? एम्प्लॉइज। तो जो जो पोस्ट वैकेंट है, तो यहां पे लिखा हमने फिलिंग वैकेंट पोस्ट। ठीक है, जो जो पोस्ट वैकेंट है उनको हमने फिल करना है डिजायरेबल कैंडिडेट्स के साथ। ठीक है, अब देखो यहां पे स्टाफिंग में 3 पार्ट्स आते हैं, जिसमें आता है रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन, देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि जहां पे हम प्रोस्पेक्ट एम्प्लॉइज से, प्रोस्पेक्ट यानी कि संभावित जो हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज बन सकते हैं, ठीक है, प्रोस्पेक्ट एम्प्लॉइज से फॉर्म भरवाएंगे या रिज्यूमे मंगवाएंगे, ये उस प्रोसेस को बोलते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या आएगा? जहां पे हम उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, चाहे वो रिटन टेस्ट हो, चाहे वो इंटरव्यू टेस्ट हो, एक्सेट्रा। अब जब वो रिक्रूटमेंट भी क्रॉस कर लेगा, सिलेक्शन भी क्रॉस कर लेगा, देन इट कम्स टू ट्रेनिंग। ठीक है, तब उसको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। देखो, चाहे कोई भी किसी भी कॉलेज से पढ़ के आए, किसी भी इंटर्नशिप करके आए, बट जब तक वो कंपनी के जो एटमॉस्फेयर है उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेनिंग नहीं लेता है,
तब तक वो एक कंप्लीट एम्प्लॉय नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है। डेवलपमेंट क्या होता है कि जैसे कोई भी चेंजेस आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको भी एडेप्टेबल बनना है कि उसको उन चेंजेस को अडॉप्ट करना है, तभी वो आगे अपने आप को डेवलप कर पाएगा। जैसे कि आज की डेट में धीरे धीरे जो भी काम है टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गए हैं। अगर हम उस टेक्नोलॉजी को अपना लेंगे तो हम डेवलपमेंट करेंगे, अगर नहीं अपनाएंगे तो हम बैकफुट हो जाएंगे। ठीक है। अब आता है हमारे पास डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस टू एम्प्लॉइज। प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस टू एम्प्लॉइज। अब यहां पे डायरेक्टिंग के भी हमारे एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला है लीडरशिप, कि हमें ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना है कि जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हो, जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हो। ठीक है। क्योंकि अगर एक गुड लीडर है आपकी कंपनी में तो वो आपके एम्प्लॉइज को धीरे धीरे सही रास्ते पे लेके आता है। जो अगर थोड़े से कुछ लीनियंट एम्प्लॉइज हैं उनको मोटिवेट करेगा, उनसे काम करने का तरीका निकलवाएगा। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, सबको उन्होंने इस तरीके से बांध रखा है कि सब लोग उनको फॉलो करना पसंद करते हैं। उसके बाद लीडरशिप में हमारी स्टाइल्स आती हैं। एक आती है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, एक आती है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, और एक कहते हैं लेजी फेयर। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि जहां पे जो मैनेजर है वो केवल अपने अकॉर्डिंग काम करता है। क्यों? उसका रीजन क्या है? क्यों वो एम्प्लॉइज की नहीं सुनता? क्योंकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज कम पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए जो है मैनेजर अपने माइंड के अकॉर्डिंग काम करता है, वो डिसीजन सारे के सारे अपने आप लेगा। उसके बाद होता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। डेमोक्रेटिक यानी कि वो सबसे सजेशन लेगा, सबकी बात मानेगा, और जो एक कॉन्क्लूसिव जो एक रिजल्ट होगा उसके हिसाब से वो डिसीजन लेगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है लेजी फेयर। लेजी फेयर या फ्री रेंज, कि जिसमें वो एम्प्लॉइज के ऊपर इतना ट्रस्ट करता है, क्योंकि एम्प्लॉइज वहां पे मोस्टली पढ़े लिखे होंगे। एम्प्लॉइज मोस्टली वहां पे क्या होंगे? पढ़े लिखे होंगे। तो वो उनके ऊपर जो है ट्रस्ट करता है और उनको फ्रीडम देता है कि आपको ये टास्क कंप्लीट करना है, आप कैसे करते हो या आप चलो। ठीक है। अब आते हैं हम मोटिवेशन पे, सुपरविजन पे। सुपरविजन यानी कि हम अलग अलग ग्रुप्स में एक पर्सन को अपॉइंट कर देंगे जो कि सुपरवाइजर होगा, और सुपरवाइजर का काम होता है वर्कर्स को मॉनिटर करना। ठीक है। वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर गलत कर रहे हैं तो वो जो है उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है। उसके बाद है मोटिवेशन। मोटिवेशन हमारा दो टाइप का होता है, पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन। जैसे पॉजिटिव मोटिवेशन क्या है कि सपोज कि तुम ही लोग हो, तुम्हारे फादर्स ने भी कह दिया होगा बेटा फर्स्ट डिवीजन लेके आएगा, 70% लेके आएगा, तेरे को बाइक दिलवा देंगे, तो क्या है? ये पॉजिटिव मोटिवेशन है। और नेगेटिव क्या हो गया? पिताजी ने बोला कि बेटा अगर फेल हो गया तो पंचर की दुकान पे काम करेगा। ठीक है। तो ये क्या है? नेगेटिव मोटिवेशन है। तो बच्चा क्या करता है? पढ़ने लग जाता है, क्योंकि उसके सामने क्या दिख रही है? बाइक दिख रही है। ठीक है। तो वो पढ़ेगा। ठीक ऐसी कंपनीज में होता है। पॉजिटिव क्या है कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपका प्रमोशन होगा। ठीक है। और अगर आप लीनियंट वर्किंग करोगे, आप प्रोडक्शन टाइम पे नहीं करोगे, सेल्स टाइम पे नहीं करोगे, तो आपका डिमोशन हो सकता है या आपको किक आउट भी किया जा सकता है। ठीक है। अब आता है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब कहता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कि हम जहां पे आइडियाज को, फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शेयर करते हैं। ठीक है। अब जो कम्युनिकेशन है वो भी हमारा दो टाइप का, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन विच इज डन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैसेजेस को पास ऑन कर रहे हैं, आइडियाज को पास ऑन कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और जब वहीं पे हमने आपस के फ्रेंड ग्रुप्स बना लिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए हैं, तो वो क्या हो जाएगा? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसमें हम खूब अच्छे से गॉसिप्स वगैरह करते हैं, एक दूसरे की चुगलियां करते हैं, तो वो क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि हम हर एम्प्लॉय के स्टैंडर्ड्स फिक्स कर देते हैं कि आपको इतना काम करोगे तभी आपको सैलरी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो हमने सबके लिए स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। जैसे तुम्हारे लिए स्टैंडर्ड क्या है? तुम्हारे लिए स्टैंडर्ड है
कि आपको अगर पास होना है तो इंडिविजुअली एक सब्जेक्ट में 33 मार्क्स होना जरूरी है। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड है कि अगर आप 33 लेके आए तो वेल एंड गुड, 33 से ऊपर लेके आए तो बहुत अच्छी बात है, परसेंटेज बढ़ेगी, और अगर 33 से डाउन आ गए तो आप फेल या कंपार्टमेंट। ये सब आपको पता है। तो इसीलिए हर फील्ड में हमने जो है स्टैंडर्ड फिक्स कर रखे हैं, तो उसको कंट्रोलिंग कहते हैं। और प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है। विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग नहीं हो सकती है, और विदाउट कंट्रोलिंग प्लानिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, अब आज यहीं पे फिनिश करते हैं।